फैन एक ऐसा लड़का था जो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया था वो अपने आप को नंबर वन बनाएगा और वो अपने एक्सेप्ट को पूरी दुनिया में नंबर वन बनाएगा। उसने ऐसा करते हुए कई साल गुजार दिए। इस सफर में उसके काफी सारे दोस्तों ने उसका साथ दिया कि एक पेट व्हील थी, उसका सपना हकीकत बनने वाला था। अभी फिर वो व्हील बेकाबू हो गई, उसने फैन को ही मार दिया। वो उसी दुनिया में रिकार्नेट हो जाता है, किसी बच्चे के शरीर में आ गया था। फिर उसके बाद वो अपना व्हील को बताएगा कि उसके पास वो बीस्ट व्हील है या फिर नहीं, लेकिन उसके पास वो बीस्ट व्हील नहीं था और की व्हील हमेशा के लिए उसके पास से चल गई है। लेकिन फिर वो ये सब सोच या फिर समझ पाता, पहले वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं उसको मारने के लिए। उसके बाद कुछ उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी शरीर है और ये किसकी शरीर है और ये सब मेरे को क्यों पकड़ना चाहते हैं। एक साथ जानते हैं और उसकी कहानी को स्टार्ट करते। कहानी के स्टार्टिंग में हमें चारों तरफ खून खराबा मचा हुआ था और फिर एक बच्चे के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है। वो इतना खतरनाक ख्वाब देखते हुए उठता है और फिर कहता है ये कितना ही खतरनाक ख्वाब है। इन कैरेक्टर फैन उठता है और फिर वो चला जाता अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने और फिर कहता है ये बताता है आज वो आखिरी बैटल है और फिर वो पूरी तरह से ऊंचाई पे पहुंच जाएगा मुकाबला और फिर वो लिंक शेयर पे आ जाएगा, एक क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहेगा, करते हुए बोलता है आप मुझे जीतने की शक्ति दे। वो जैसे ही वो अपने इस कमरे से बाहर निकलता है उसके सारे स्टूडेंट उससे कहते हैं, भी दुआ करते हैं कि आज आप इस लड़ाई में जरूर जीत के आइएगा, हमारे मास्टर हमारी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है। उसके बाद हम आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े परिंदों को देखते हैं। में से एक परिंदा फैन के पास आ जाता है, सामने आके झुक जाता है। फिर उसके बाद फैन उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो परिंदा फैन को लेके फिर उड़ जाता है और फिर उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। इस दुनिया में जानने को मिलता है ये दुनिया पूरी पोकेमोन की तरह है, में भी रिचुअल पैट्स है, बिल्कुल पोकेमोन की तरह होते हैं। उनके साथ ट्रेनिंग करते हो और फिर अपना लेवल अप करते हो और फिर बैटल में जीत के आके बहुत अच्छे ट्रेनर बनते हैं। इस दुनिया में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही स्टोरी है। और उसका डिसाइबल एक बहुत खूबसूरत से शहर में पहुंचे हैं। बाद हमें वो हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे फैन का बैटल होने वाला होता है। इतने बड़े बड़े लोग थे जहाँ पे उनको लिंकशे भी बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कह रहे होता है कि हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये लोग। कुछ लोग ऐसे भी थे जो फैन की कुछ ज्यादा इज्जत करते थे और वो कह रहे होते कि आज का मुकाबला तो जरूर फैन ही जीतेगा। जानने को ये मिलता है कि फैन बहुत एक अच्छे जाने माने परिवार में पैदा हुआ था। फिर एक बहुत बुरा एक हादसा हुआ जिसके कारण उसका पूरा खानदान खत्म हो गया और मैं बस वो बच पाया। फैन ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ते रहा और फिर अपनी लेवल अप करते रहा। बचपन से ही बहुत मेहनत करी और अपने मेहनत के दम पे वो इस दम पे अभी तक खड़ा है। और तरफ हमारा मेन कैरेक्टर फैन सारे डिसाइबर के पास आता है। दुआनी तुम्हें वो वादा तो याद है ना, को ज्वाइन करते वक्त तुमने मुझसे कहा था। हाँ मुझे याद है, ताकतवर बनना। फैन फिर बताता है इनसे वो उसका सपना था वो लिंकशिया और फिर पेविलियन को बहुत पावरफुल बनाए। ये सब अकेले कर पाना बहुत मुश्किल बात है, ये सब अकेले कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। जब उसके पास सारे डिसाइबर आ गए तब उसका ये पूरा सपना पूरा हो सकता है। का इतना साथ दे रहे वो एक न एक दिन वो उस सपने को पूरा करके रहेंगे। कंधे मिला के चल रहे उसको पूरा यकीन है कि लिंकशिया एक दिन जरूर टॉप पे जाएगा। फैन अपने हॉल में एंट्री देता है और फिर कहता है ये मुकाबला मुझे जीत के आना है किसी भी हालत में। फिर अपने कल्टीवेशन आर्ट का यूज करते हुए वो फिर अपने को समन कर लेता है एक जाइंट व्हेल। ओपोनेंट एक बुढ़ा वो उसको देख के उसकी तारीफ करता है और फिर कहते तुम्हारा जाइंट व्हेल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है लेकिन मेरा भी बीस्ट व्हील कम नहीं है। फिर वो भी अपना कल्टीवेशन आर्ट का यूज करके वो भी एक खतरनाक सा मॉन्स्टर को समन करता है। बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। पहले फैंग अपने फ्रेंड के सामने वो पहले अटैक करता है। वो अपने जाइंट व्हील का यूज करके एक डेंजर से अटैक करता है। करने के बाद स्टेडियम में पूरी तरह से धुआं मच जाता है। वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था, उसके कारण किसी को भी वहाँ पे चोट नहीं लग सका। पे ताऊ का जाइंट वो फिर वेल के ऊपर एक खतरनाक सा एक पंच मारता है। बाद वो जाइंट वेल भी एक खतरनाक सा हमला करती है उस मॉन्स्टर पर। के बाद वहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है। जाइंट वेल फिर वो वेल को उठाते हुए उसको चारों तरफ घुमाने के बाद उसको फेंक देता है। फिर वहाँ पे फैंग आके अपने वेल के ऊपर बैठ जाता है और फिर अपने कल्टीवेशन आर्ट का यूज करके बहुत खतरनाक हमला करता है उस जाइंट एप पे। वो अटैक उस पे फेंकने के बाद वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसको रोक नहीं पाता। लेकिन फिर उसका मास्टर उसको कल्टीवेशन आर्ट का यूज करके उसकी पावर बढ़ा देता है। फिर एक खतरनाक सा हमला वो वेल के पे ऊपर करता है, उसके कारण वेल भी हैरान हो जाती है और वहाँ पे फैंग भी कहता है मुझे भी एक डेंजर हमला करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। ये लड़की घबराने लगती है और फिर कहती है मास्टर हारने ना पाए। नहीं कहता है तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते रहो क्या करते हैं हमारे मास्टर। फैंग भी अपने कल्टीवेशन आर्ट का यूज करता है, करने की वजह से उसकी जाइंट वेल कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो जाती है, अलग से ही खतरनाक रूप ले लेती है। माउंटेन ब्लैक वेल कहा गया है। जाइंट वेल उसके हमले से लड़ते हुए उस हमले को निकलते हुए उसके पास जाके खतरनाक सा अटैक करता है। जाइंट वेल उस पे जितने भी हमले करता है फिर वो वेल उसको निकलते जाता है। उसका मास्टर कहता है ये वेव में तो कुछ ज्यादा ही दम है। जाइंट वेल उसके ही ताकत पे उस पे ही वो अटैक कर देता है। उसके बाद कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा धमाका होता है और ताऊ को फिर दोनों एक दूसरे पे पूरी पावर लगा के एक अटैक करते हैं। नतीजा निकलता है कि ताऊ का जाइंट वहाँ पे हार चुका है और फैंग जीत चुका है। अगले ही पल में फिर सब कुछ
बदल जाता है। जायंट व्हेल वो बेकाबू होने लगती है, वो अपने पे काबू खोने लगती है और फिर वो तब्दील हो जाती है कॉप्स व्हेल में, वो बदल जाती है। और फिर ये फैंग देखता है और फिर कहता है एक पल में ये क्या हो गया, वो सभी चीजों को तबाह करने लगती है। फिर उसके बाद फैंग उस पे कोशिश करती है, तभी फिर वो जायंट व्हेल उसको वहीं पे खा जाती है और फिर वो फिर अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे नजर आने लगती है। और फिर कहता है मैं बड़ा हुआ छोटे से एंड तक उसकी जिंदगी उसके आंखों के सामने चलती हुई नजर आती है। वो पैदा हुआ, उसके माँ बाप पिता ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसने पहला अपना एक व्हेल को चुना, उसे एक सीक्रेट दिखाया गया जो उसके क्लैनी वाले जानते हो। तो उसके बाद फैंग ने अपना पहला रिचुअल पेट चुना, के बाद उसने अपना सपना सिलेक्ट किया और फिर कहा कि अब मैं अपना एक सेक्ट बनाऊंगा। इससे पहले शामिल होने आया यूरिया, के बाद डुआंगी और ऐसे ही क्लैन के मेंबर और भी बढ़ते रहे। एक साथ वादा किया वो अपने क्लैन को नंबर 1 पे लेके जाएगी। सही चल रहा था, लेकिन फिर वो जायंट व्हेल बेकाबू हो जाती है, आंखों के सामने ही सब कुछ खत्म हो गया। उस जायंट व्हेल ने मुझे खा लिया और मैं यहीं पे मर गया। उस वादे को नहीं निभा पाया, लेकिन मैं इस वादे को जरूर पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वादा मैंने अपने माता पिता से किया था, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ कि ये वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। साथी भी उसको छोड़ के चला गया, लेकिन जब उनके पास वो जाने की कोशिश करता वो अनाकाल में गिर गया। उसके बाद हमें रिकार्नेशन स्क्रोल के बारे में पता लगा। इस शख्स ने फैंग को दिया था, को कोई धोखा दे के मारने की कोशिश करे तब वो रिकार्नेशन हो सकता है वही दुनिया में, ये शख्स के शरीर में। बाद फैंग की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो अभी मरा नहीं है, उसका स्पिरिचुअल पेट उसको छोड़ के चला गया है, उसका जायंट व्हेल। के बाद वो पानी पीने के लिए एक नदी के पास जाता है और फिर वो अपना फेस देखता है। वो फिर कहता है मैं तो ये नहीं हूँ, कुछ ज्यादा हैरान होता है और फिर कहता है मैं ऐसा दिखता हूँ। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते उसको पकड़ने के लिए। फिर फैंग को वहीं पे बेहोश कर देते हैं और फिर उसको पकड़ के लेके चल जाते हैं। हम देखते हैं कि फैंग को उन्होंने एक जगह पे कैद कर दिया है। वो भी ये बात समझ आ चुके हैं कि वो मरने के बाद रिकार्नेट हुआ है यही दुनिया में वापस से, मरे हुए 1 साल हो चुके हैं। एक बात समझ नहीं आती है कि वो व्हेल ओवर कंट्रोल कैसे हो गई, को मारने की किसने साजिश रची होगी, ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। शरीर का असली मालिक कौन है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला है। के बाद वो इस शरीर के असली मालिक के पेट को समन करता है, दोनों समन हो जाते हैं और फिर वो दोनों ज्यादा कुछ नहीं होते। एक वो छोटा सा कुत्ता होता है और फिर एक कैक्टस होता है। फैंग के रियल स्पिरिचुअल पेट वो डॉग वो कुत्ते साफ करने लगता है। फिर उसके बाद फैंग का ये एक्सप्रेशन रहता है और फिर कहता है क्या ये पेट है, इसको तो मैं कुछ कर भी नहीं सकूं। फिर वो कैक्टस वो अपने हाथों को बड़ा करके फिर वो उस डॉगी को उठाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके और एक गार्ड आ रहा होता है उनको देखने के लिए। फिर अपने नए स्पिरिचुअल पेट को फिर वापस बुलाता है। अंदर आने के बाद देखता है कि फैंग ने चारों ओर सुसु मचा रखी है और वो गार्ड कहता है क्या यार तुम ये क्या कर रखे हो। आदमी फैंग को अपने साथ लेके जाने लगा है कि मैं तुम्हें मिस बाई के पास लेके जा रही हूँ। फैंग कहता है क्या मिस बाई मेरे को टॉर्चर करेगी क्या। आदमी कोई भी जवाब नहीं देता है। बाद वो आदमी उसको फिर एक कमरे के पास लेके जाता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है। कमरे के अंदर आता है, फैंग को उसके सामने एक लड़की बैठी हुई दिखती है और वो उसको देख के कहता है ये लड़की क्या मेरी बिगाड़ लेगी, जानते हो मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा क्यों रखा है। फैंग कहता है कि मुझे पता है कि आप इतनी अच्छे कि आप अच्छे लोगों को मारते नहीं है। फिर उसका दो कहता है ये बात नहीं है, इसका रीजन कुछ और है। गलतियों को सुधारने के लिए आप मुझे एक और मौका देना चाहते हो। तुमने मेरे को नहाते हुए देखने की आंखें की, इस कारण मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत देना चाहती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें मैं ऐसी मार नहीं सकती हूँ ना, तुम्हें बस थोड़ा सा मैं तड़पाना चाहती हूँ इसी कारण। अरे वो तो बस एक गलत फहमी थी। भाई उसके पास आके बोलती है तूने ऐसा काम किया है ना कि मैं तुम्हें मार भी दूं तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने पास गुलाम बना के रख सकता हूँ। उस मोहतरमा से दूर होकर कहता है कि मुझे सेवा वेवा करने नहीं आता है, आपका गुलाम नहीं बन पाऊंगा मिस बाई कह के फिर जाने लगता है। और फिर वो कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी। उसके बाद वो अगले ही पल वो अपने स्पिरिचुअल पैट को समन करने के बाद फैंग पे हमला कर देती है। इसे बहुत दूर जाके गिरता है और फिर कहता है इसके पैट में कुछ ज्यादा ही दम है। स्पिरिचुअल पैट होता है ये जायंट स्नेक। भाई को लगता है कि फैंग अब तो मर चुका है, लेकिन धुएं के बीच से फैंग और उसके दोनों स्पिरिचुअल पैट निकलते हैं। बैडेस अंदाज से फिर वो दोनों एंट्री लेते हैं, लेकिन तभी फिर मिस बाई कहते हैं तुम चिंता मत लो, तुम तो भी मरने वाले हो। उसके स्पिरिचुअल पैट देखने के बाद हंसने लगता है और फिर कहते हैं ये तुम्हारे कुत्ते स्पिरिचुअल पैट है। वो अपने जायंट स्नेक को कहता है उसको हम मारने का, सांप उस पे हमला करने के लिए जाता है और फिर उसका पैट को फिर फैंग हमला करने के लिए कहता है। उसका डॉगी फिर उसके पास जाता है और फिर वो जैसे ही हमला करता है उसका जायंट स्नेक, फिर उसके बाद दो पैट उधर घूम जाता है, तेज रफ्तार में इधर उधर होने लगता है। उसको लगता है कि मैं नहीं मर सकता हूँ, मैं उसको नहीं खाने दूंगा। सांप का अंदाज इधर उधर करने लगता है। कैक्टस महाशय वो अपना पूरा जोर लगा के पूरे एक गुलेल की तरह के सांप से टकराता है और वो सांप को कुछ ज्यादा ही डैमेज लगता है वो टकराने की वजह से। बाद उसका कैक्टस फिर उसको अपने अंदर धीरे धीरे मोड़ने लगता है और फिर सांप भी वो हार मानने वाले नहीं था क्योंकि वो भी एक जायंट स्नेक था। अचानक से घूम के फिर कैक्टस महाशय को वहीं पे निगल जाता है, लेकिन फिर फैंग वहीं पे अपनी चाल चलता है, महाशय का यूज करके पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर उधर वो डॉगी कहता है वो अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए डॉगी सांप में वो डॉगी उड़ते हुए वो फिर उस सांप के ऊपर और उस मोहतरमा के ऊपर सुसु कर देता है। वो है उसका अल्टीमेट अटैक। उसके छींटे फिर उस मोहतरमा के भी पास आ जाते हैं और फिर इसके बाद फैंग भी बहुत खुश होता है और फिर उसका डॉगी
के भी इसके बाद कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाती है और फिर कहती है अब तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर उसके बाद वो अपना कल्टीवेशन आर्ट का यूज करके फिर वो अपने स्नेक को जायंट स्नेक से और भी इवॉल्व करने लगी है। स्नेक आग में जलने लगा, इसको कहता है कि फ्लैम स्किल। फिर इतना था कि फैंग भी थोड़ी देर के लिए सिमट सा गया था और फिर कहता है इसका प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। फिर तूफानी चलने लगा था, आग में जल के वो महाशय भी वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो स्नेक फिर उस डॉगी को भी अपने पूंछ से मार के उसको भी दरशाही कर देता है। देखने के बाद फैंग फिर उन दोनों को अपने पास वापस बुलाता है। बाद वो अगले ही पल में फिर वो फैंग के ऊपर भी हमला कर देता है। अटैक के लगने के बाद फैंग फिर एक छोटे से तालाब के अंदर चल जाता है। उसको जैसे ही लगता है कि वो दोबारा से मरने वाला है फिर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो और कोई नहीं उसके सामने एक छोटा सा होता है। फिर उसके बाद वो अगले ही पल में फिर वो पानी के ऊपर आ जाता है, पानी से निकलता है और फिर वो मोहतरमा उसको देखने के बाद ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती है ये अभी तक जिंदा है। बाद हम फैंग को देखते हैं उसने छोटे से वो कैटफिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बना दिया है। देखने के बाद वो मोहतरमा हंसते हुए कहती है कि तुम तो अब 100% एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमने एक छोटे से कैटफिश को एक अपना स्पिरिचुअल पेट बना दिया। हमें पता नहीं है नामांकन फिश को एक बड़े से में तब्दील किया जाता है और कंपटीशन में उस जाइंट व्हेल ने अपने ही मालिक को खा दिया था। उसके बाद से सारे के सारे कैटफिश को मारने का ऑर्डर दे दिया। किड ने ऑर्डर दिया था कि सभी कैटफिश को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक आग तो बच गए होंगे और वो तुम्हें मिल गया और इस ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आगे जाके मरी जाए कैटफिश आएगा। ये पूरी दुनिया में मौजूद एक लौती कैटफिश होगी क्योंकि इस दुनिया में सारे कैटफिश मर चुके हैं और तुम इसे इवॉल्व भी नहीं कर पाओगे एक जाइंट व्हेल में क्योंकि वो तुम्हें करना ही नहीं आता होगा। लिंक्सिया के पेविलियन के मास्टर के अलावा कोई भी इसको इवॉल्व नहीं कर सकता है। कैटफिश को इवॉल्व करने का सीक्रेट आर्ट नहीं आता है उस पेविलियन के मास्टर के अलावा। क्या तुम्हें लगेगा क्या तुम इसको इवॉल्व कर पाओगे? तुम इस कैटफिश को कभी भी इवॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ना मुंह बंद रखो। फिर उसके बाद मोहतरमा ये सुनने के बाद और भी निराश हो जाती है और फिर कहती है अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो स्नेक को फिर फैंग के ऊपर हमला कर देता है और फिर इस बार फैंग ना भागता नहीं आएगा और फिर उसके अटैक को ना आराम से रोक लेता है, उसके दांत को पकड़ लेता है और फिर फैंग की मेन फिश के पास जाके उसको धीरे धीरे करके निगलने लगता है। कुछ ज्यादा ही धांसू था, वो धीरे धीरे करके वो पूरे सांप को निगल जाती है। इस तरह से एक छोटी सी एक कैटफिश वो उस मोहतरमा के पूरे जाइंट स्नेक को आराम से खा जाती है। इसके बाद फिर फैंग उस कैटफिश के साथ वहाँ से चल जाता है और वो मोहतरमा फिर फैंग को ऐसे ही देखते रहती है। फिर उसके बाद हम किसी भी हालत में फैंग हार नहीं मानता है, वो भागना छोड़ता नहीं है, वो भागते रहता है। फिर उसके बाद फैंग उस बड़ी सी चोटी से छलांग मार देता है। देख ही सकते हो कि वो उस पहाड़ी से फैंग से कितना दूर रहेगा। उस आदमी को हमें आज पकड़ना है किसी भी हालत में। फैंग हार नहीं मानता है, वो भागना छोड़ता नहीं है, वो भागते रहता है। फिर उसके बाद फैंग उस बड़ी सी चोटी से छलांग मार देता है। देख ही सकते हो कि वो उस पहाड़ी से फैंग से कितना दूर रहेगा। गिरने लगा है। कैक्टस महाशय का यूज करता है और फिर कैक्टस महाशय अपने हाथ का यूज करके वो एक चट्टान को पकड़ लेता है। आखिर में जैसे तैसे करके वो दूसरे चट्टान पे पहुंच जाता है। बाद वो अगले दिन वो सारे गार्ड्स मोहतरमा से माफी मांगते हैं, वो फैंग को नहीं पकड़ सके इसलिए वो कहता है हमसे गलती हो गई, हम फैंग को नहीं पकड़ पाए। इन्हें लगता है कि फैंग पहाड़ी से गिर के मर चुका होगा क्योंकि उसने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे छलांग लगाने की कोशिश करी। मोहतरमा वो गुस्सा करने लग गया वो सारे सोल्जर्स पे, कहते तुम एक लड़के को नहीं पकड़ पाए, वो चोर को पे गुस्सा करने लगे। अभी फिर वहाँ पे हवाई चलने लगती है और फिर उसके सामने बड़ा भाई आ चुका है मिस्टर, और हम जिसको होश आ चुका था वो देखाएगा वो एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर रहेगा। और फिर दूसरी और वो बहन फिर अपने भाई से कह रही होती कि वो लड़का आपकी वो कैटफिश लेके भाग रही बातें उसको बता रही और फिर कहती है प्लीज भैया मेरा बदला लीजिए। फिर वो उसको वांगशु को ये गुस्सा आ रहा था कि वो मेरी कैटफिश लेके भाग गया, ऐसा क्यों? शु कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो कैटफिश कितनी ताकतवर थी? फिर उसके बाद उसकी बहना कहती है क्या तुम्हें पता भी है वो कैटफिश कितनी ताकतवर थी? आप मुझे नहीं बताया, मैं उसको अपना स्पिरिचुअल पेट बना देती। फिर उसके बाद दूसरी और हम ये देखें कि सारे स्किल का पता लगा रहा था और फिर कहता है कि अंदर कुछ ज्यादा भी खास स्किल नहीं है, इसके पास एक ही स्किल है वो सभी को निकल सकती है। फिर उसके बाद हम मिस्टर वांगसू को देखते हैं, कंफर्म हो चुकी है वो कैटफिश बिल्कुल भी यूजलेस थी, वो मेरा काम का नहीं था, कोई बात नहीं उसको जाने दो। विजिट करने का लिंक्सिया और पेविलियन के मास्टर के अलावा वो कोई भी नहीं जानता है। आदमी भी अब मर चुका है, उसका सीक्रेट उसके साथ ही चला गया, अब वो कोई भी उसको इवॉल्व नहीं कर सकेगा। कैटफिश लेके जाने के बाद वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर हम देखेंगे कि फैंग ने कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके वो उसने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, कैटफिश को जल्दी से इवॉल्व कर सके और भी उसको पावरफुल बना सके। इसी कारण वो अपने कल्टीवेशन उसके साथ बॉन्ड बनाने लगा है। कैटफिश का नाम भी रख लिया है, नाम है नियान। और फिर उसने अब सोच जाएगा मैं अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करूंगा पूरी अच्छी तरह से, अब से नए सफर पे निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग किराए पे पैट लेने के लिए आते हैं, यदि ये सब लंबी दूरियां तय कर पाए। फिर उसके बाद वहाँ पे फैंग भी आ जाता है वो किराए पे लेने के लिए, ताकि वो जल्दी से अपने वापस लिंक्से पेविलियन में वापस पहुंच सके, वो जल्दी से लिंक्से और पेविलियन के पास पहुंच सके। और वो इनके साथ एक पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी बना हुआ था। बाद वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा जब मेंबरशिप सेट आएगा तो तुम अपना सेट दिखा सकते हो। उसके बाद फैंग यहाँ पे बहुत अजीब तरह से डांस करके उसको दिखाता है, वो बहुत इंप्रेशन होता है। बाद वो आदमी उस सेट को उस अपने बुक में ढूंढने लगा है, बाद वो उसे सेट मिल जाता है। फिर उसको कहता है तुम मुझे अच्छा से एक रिचुअल पैड दे दो, उसके कारण मैं जल्दी से कहीं पहुंच पाऊं। बाद वो आदमी कहता है तुम्हारे सेट कोड का इंक्रीज स्टेट हटा दिया है,
जाएगा। इसके बाद फैंग को कुछ ज्यादा खतरनाक झटका लगता है और फिर कहते हैं क्या उसने हमारा इंक्रीजिंग कोड हटा दिया। पर अगले सीन में हम लोग फैंग को एक सुअर की सवारी करते हुए देखता है और वो जैसे तैसे अपने लिंक से पवेलियन जा रहा होता है और वो जैसे तैसे फैंग को लेके जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सैट कोड पहुंचेगा या फिर ऊपर। के बाद हमें जानने को मिलता है लिंक से पवेलियन की इज्जत बहुत ज्यादा ही कम हो गई थी जब फैन के गुजरने के बाद क्लास सी क्लास में प्रमोट कर दिया गया। इसी कारण डिग्रेड करते रहे और फिर आगे जाके और भी इन्हें डिग्रेड कर रहेगी और फिर ये सोच रहा होता है मेरे जाने के बाद क्या क्या हो गया, ये सारा चीज ये तो मुझे पता भी नहीं था। आखिरकार डीप लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया और फिर पवेलियन चुच्चा सा सैट बन के रह गया। देखते हैं ये सुअर कब तक फैंग को उसके मंजिल पे पहुंचाएगा। उसके बाद हमें लिंक्शे और पवेलियन सैट को दिखाया जाता है। हम शेफ यूई को देखे जहाँ पे वो खाना बना रही होती है। बहुत अच्छे अच्छे डिश भी बनाया होता है। उसने काफी सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनाई थी। डुआनी बोलता है तुम्हें पता नहीं हमारी हालत कैसे और तुमने इतने सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनाई है। कहती है कि मेरा दिल कह रहेगा कि आज कुछ अच्छा होने वाला है और आज कोई जरूर आने वाला है, कोई खास मेहमान आने वाला है। फिर उसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं दुकान पे आया हुआ होता है स्पिरिचुअल पैट का इलाज होता है और फिर वो अपने दोनों पैट का इलाज करने के लिए दे देता है। बाद वो नर्स उन दोनों को लेके चल जाती है। बाद वो कहीं पे आके पूछता है क्या तुम्हारे पास डिफेंस बबल है। उसके बाद वो बताता है कि मेरे पास एक आखिरी डिफेंस बबल बचाएगा और फिर वो उसको दे देता है। तभी फिर वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और फिर बोलता है बबल मेरा है, मैंने इसको पहले ऑर्डर दे दिया था कि 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। रिफेशनरिस्ट कहता है माफ करना उसने पहले खरीद लिया है। ये बाद वो आदमी कहता है मेरा नाम शूता है और मैं जिस चीज को देख लेता वो मेरी हो जाती है। मैं इसके 4 गुना पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहिए मैं उसको पा के रहता हूँ। बाद वो अपने स्पिरिचुअल पैट को समन कर देता है। बाद वो शू कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है उसको देख के कहता है आप तो मिस्टर फैंग है ना। शू फैंग को खाना खिलाता है, पूछता है मिस्टर फैंग आप इतने दिनों से थे कहाँ पे। फिर उसके बाद फैंग बोलता है पहाड़ों पे फूल उगा रहा था और थोड़े बहुत मौज मस्ती कर रहा था और फिर कहता है तुम बहुत आज मुझे अजीब जैसे लग रहे हो। शू मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए, आप मुझे वो कर सकते हो। मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मिस्टर फैंग ने शराब भी नहीं पिया तो मुझे आप कुछ ज्यादा अलग अलग से लग रहे हो। आप फैंग है या फिर नहीं, तो कल किसी एक लड़की के साथ बहुत सारी शराब पी ली इसलिए आज मेरा पीने का मूड नहीं है। शू कहता है आपको आज भी शराब पीनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो उसे बहुत सारी शराब देने लगता है। फैंग उसको फिर वो शराब पीनी पड़ती है। फैंग शराब पी लेता है, उसका फिर कुछ ज्यादा ही असर उस पर चढ़ जाता है इसलिए वो शराब नहीं पीती है। हम फैंग को देखते हैं कि उसने काफी सारे मटके भर भर के शराब पिया है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ है। देख के हैरान है कि मैंने इतना सारा शराब पिया और मेरे को अभी तक कोई भी नशा नहीं चढ़ा है। इस बॉडी का जो भी असली ऑनर था उसे ना शराब पीने की कुछ ज्यादा ही आदत होगी इसलिए वो शराब पीता है। बाद फैंग फिर अपना बबल लेके वहाँ से जाने लगता है। बाद फैंग की नजर उस लड़की पे जाती है जो उसका गुलाम बन के आया हुआ था। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे इसको एस्केप करवा देना चाहिए, यहीं पे बैठा हुआ है, मैं इसको आजाद करवाता हूँ जिसे शू ने गुलाम बनाया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे फैंग उसके पास जाके फिर उसकी सारी रस्सियां खोल देता है और फिर कहता है आज से तुम आजाद हो। बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए फिर अपने स्पिरिचुअल पैट के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा समय गुजार रहा होता है कपियान के साथ। जो गुलाम था वो फिर उसको पीछे से देखता है और फिर कहता है यही आदमी है जिसने मेरे को शू से आजाद करवाया है। कैसे फैंग को जाते हुए देख रही होती है। डेविल ह्यूमन गलती। हमें लिंक्शे और पेवेलियन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुंडों की गैंग आ गई थी उनको परेशान करने के लिए। उनको कह रहे होते तुम ये जगह छोड़ के चल जाओ। सेक्ट के डिसाइबर को भी कुछ ज्यादा ही जख्मी कर दिया है। लीडर का कहना है ये जगह अब से हमारी है, ये जगह को तुम लोग खाली कर दो, ये जान प्यारी है तो इस जगह को छोड़ के चल जाओ। तो यहाँ पे लुआन आके अपने स्पिरिचुअल पैट को समन कर लेता है और फिर कहता है अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं। वहाँ पे ये सारे गुंडे लोग भी अपने सारे स्पिरिचुअल पैट को डुआनी के पैट पे हमला करने के लिए बोल देते हैं लेकिन स्पिरिचुअल पैट जो होता है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। उनके सारे पैटों के सामने भारी पड़ रहा होता है। उन्हीं के पैट की स्पीड कुछ ज्यादा ही हैवी होती है। उन दोनों गुंडे के स्पिरिचुअल पैट को डुआनी का पैट आराम से हरा देता है। उनकी पैट की स्पीड कुछ ज्यादा थी और वो उन दोनों गुंडों के पैट के आराम से हरा देता है। फिर उसके बाद वो तीसरा गुंडा भी अपने पैट को समन करता है और फिर कहता है इसके पैट को आराम से हरा दो जाके। बाद वहाँ पे डुआनी का पैट वो फिर तीसरे पैट को भी आराम से हरा देता है एक ही अटैक में। बाद हमें पता चलता है डुआनी का पैट शीट वो लाइन इस स्टेज पर है। कहता है चलो निकलो यहाँ से, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की, हमारे सेक्ट पे कब्जा करने वाले। वहाँ पे वो लीडर कुछ इशारा करता है एक बंदे को। फिर उसके बाद वो तीसरा बंदा करता है तेल का सींग वाला हिस्सा होता है वो बुलेट की तरह लग जाता है उस फॉक्स को, किसी डिसाइबर को लग जाता है और फिर वहाँ पे डुआनी आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसका फॉक्स आके उसको लग जाता है। ये सारी चीजें तेजी से आके उनको बचाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे डुआनी कहता है तुमने मेरे के लिए सैक्रिफाइस कर दी अपनी जान। तो वहाँ पे वो उसी का मौका उठा के फिर डुआनी के पैट को वहीं पे वो खा जाता है। हम फैंग को देखते हैं वो आखिरकार अपने मंजिल पे पहुंच चुका है। एलियन सेक्ट पे आराम से पहुंच गया है। उससे भी आगे बढ़ रहा
होता है कि उसके साथी अभी क्या कर रहे होंगे। ये नोटिस करता है कि मेरे जाने के 1 साल बाद में ही ये सारा क्या हो गया। उसकी सैक की कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो चुकी है। देखता है कि सामने का भी दरवाजा खुला हुआ है। मुझे तो लगता है कि कोई आया हुआ होगा, इसी कारण सामने का दरवाजा खुला हुआ होगा सेक्ट का। जैसे अंदर पहुंचता है कि डुआनी को पैट को एक मॉन्स्टर उसको पकड़ा हुआ है। पैट उसको कुछ ज्यादा ही जख्मी कर रहा होता है। पैट को जख्मी करने के बाद उसको दूर फेंकने लगता है। फिर उसके बाद डुआनी आके उसको जैसे तैसे कैच कर लेता है। इसके वजह से वो मटके में जाके गिर जाता है। उसको बहुत सारी चोट भी लगी हुई होती है। तभी भी वो रोते रोते अपने स्पिरिचुअल पैट को देख रहा होता है। बावजूद भी उसको अपने केवल पैट की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके पैट को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी। वहाँ पे वो इसका स्पिरिचुअल पैट वहीं पे दम तोड़ देता है। और फिर वहाँ पे डुआनी कहता है कि ये क्या हो गया मेरे के साथ, ये मेरा पैट यहीं पे दम क्यों तोड़ देता है, तुम इतनी जल्दी से नहीं जा सकते मेरा साथ छोड़ के। डुआनी ये देख के बच्चों की तरह रोने लगता है और फिर कहता है ये पैट मेरा सबसे पहला पैट था। फिर वो गुंडे लोग कहता है देखा क्या कर सकते हैं, तुम्हारे सारे पैट को हम मार सकते हैं, बस तुम लोग ना ये जगह को छोड़ दो, तुम यहाँ से निकलो। फिर उसके बाद वहाँ पे ये जगह हमारी है। फिर उसके बाद वहाँ पे अगले पल में उसके लीडर के मॉन्स्टर पे एक अटैक आता है और वो किसी और ने नहीं, फैंग ने किया होता है, उसके डॉगी ने। बताइएगा उसने कहाँ से हमला किया होगा। और फिर वो कहता है कि हिम्मत कैसी हो हमारे लिंकशेयर पेविलियन पे आके कब्जा करने की, हम लोगों को तुम जानते नहीं हो हम कौन है और दोनों को ही मार सकते हैं, बस सुलूकी करने की हिम्मत कैसी हुई तुम लोगों की। फिर क्यूलिया को फैंग के अंदर फैंग दिखने लगता है, तो उसके अंदर अपना मास्टर नजर आने लगता है। और फिर दोस्तों रिकार्नेट होने के बाद उसका नाम फैंग होता है और उसके पहले भी उसका नाम फैंग ही होता है। उसका नाम मुझे भी अभी पता चला, उसका रिकार्नेट होने से पहले भी फैंग था और अभी भी फैंग है। फिर उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरे अंदर कितनी पावर है, क्या कर सकता हूँ, तुम लोग बस देखते रहो मेरे को। फैंग अपने डॉगी से इनकी ओर हमला करवाता है। तो लीडर भी अपने लिजार्ड से कहता है उस डॉगी को मार दो। तो क्या कर सकता हूँ, तुम लोग बस देखते रहो मेरे को। फैंग अपने डॉगी से इनकी ओर हमला करवाता है। तो लीडर भी अपने लिजार्ड से कहता है उस डॉगी को मार दो। तो वो डॉगी उस लिजार्ड के हमले को आसानी से रोक लेता है। देखने के बाद लीडर की कुछ ज्यादा ही होश उड़ जाता है और फिर कहता है क्या उस डॉगी ने मेरे लिजार्ड के हमले को रोक लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो वहाँ पे डॉगी माशे ने उस लिजार्ड के हमला करके उसको आराम से हरा देता है, पानी से ऊपर फेंक देता है और फिर यहीं पे ये लिजार्ड माशे भी मर जाता है। लीडर को ये देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा कि एक कुत्ते के पिल्ले ने मेरे लिजार्ड को आसानी से हरा दिया। हम लोगों को जानने को मिलता है को इसलिए हरा सका क्योंकि उसने उस लिजार्ड पे पहले सुसु से हमला किया था। वो लीडर कहता है मैं हमारे यहाँ पे जितने भी पैट है उन सभी को इस कुत्ते के पिल्ले पे अटैक करने के लिए कहो और इन सभी को मारने के लिए कहो, तो ये जगह हम बिना लिए जाएंगे नहीं। तो वहीं पे सारे मेंबर्स उन सारे अपने पैट को समन कर देते हैं। वहाँ पे फैंग कहता है अरे के खिलाफ इतने सारे, ये तो कतई गलत है, भाग रहूंगा। और फिर ये कहने के बाद वो भागने लगता है। कहने के बाद गुंडो लोगों को लगता है कि वो अब हम लोग से डर के भाग रहा है। गुंडो लोगों को ये भी लगने लगता है कि अब उस लड़के को हमने हरा दिया, इसी बाहर जाता है लेकिन उनको फिर वहाँ पे फैंग दिखाई नहीं देता है। दोस्तों फैंग इनके ऊपर ही खड़ा था, साथ उसका वहाँ पे नियान भी था, उन सभी स्पिरिचुअल पैट को खा चुका है। वो गुंडे लोग कहते हैं क्या तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल पैट है, वो भी कैटफिश, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो कुछ सालों पहले मारा ऑर्डर दे दिया था ना लीडर ने, कैटफिश को तो खत्म कर दिया गया था ना, ये कैसे हो गया, तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल पैट कैसे बच गया कैटफिश का। मैं तो ये सारी चीज के बारे में पता लगते गया, अब तो मुझे तुम लोग को मारना पड़ेगा। सुनने के बाद वो सारे गुंडे लोग वहीं से भाग जाते हैं। बाद हम क्यूलियन को देखते हैं जो फैंग के पास आती है और फिर उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको बचाने के लिए। अगले पल में ही फैंग उसको अपने सीने से लगा लेता है डुआलिया को और भी कहता है मुझे तुम लोग को देख के कुछ ज्यादा खुशी हुई। डुआलिया बहुत इम्प्रेस होकर कहती है तुम मेरे को छोड़ो, है कौन, आपने मेरे को ऐसे कैसे गले लगा लिया। फिर उसके बाद फैंग सारी सच्चाई बताने वाले ही होता है। तभी याद आता है कि उसकी वेल बेकाबू होकर उसे खा गई थी और ये किसी का पीछे जरूर हाथ होगा, वो उसका अपना भी हो सकता है, इसलिए वो उसे बताने का नहीं सोचता है कि मैं ये सारी बातें सीक्रेट ही रखूं, इन्हें जरूर साजिश रची होगी, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये सारी बात नहीं बताने का सोचता हूँ। कोलिया को कुछ नहीं बताता और फिर कहता है अपना बस एक दोस्त समझ सकते हो, जान बचाने वाला। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सायोनारा।